तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को। और मॉडर्न फिजिक्स का आप लोगों का ये सेकंड चैप्टर है, जो कि आप लोग का एटम चैप्टर है ना। और अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में आप लोग को ये कौन सा चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 12 मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप एनसीईआरटी में गो थ्रू करोगे ना तो एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा कि मेरे से पढ़ने के बाद ना आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है यार, सब्सक्राइबर को बढ़वाओ थोड़ा सा, है ना। वैसे तो आप बहुत अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बट फिर भी यार कम से कम हमारी फैमिली 1000 तक तो होनी चाहिए ना। तो मैं अगर चाहता हूँ तो यार आप करो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह, है ना। चलो बाकी हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं बेटा। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो आपको मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि मैटर क्या होता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बेटा कि ये मैटर क्या होता है। ठीक है, देखो कोई भी ऐसी चीज ना जिसके पास में मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है भाई, वो मैटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस पेन की, तो बताओ क्या इस पेन के पास में मास है? बिल्कुल सर, इसका वजन होता है। और अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा है ना तो ये इतनी जगह को घेरता है कि नहीं घेरता? बिल्कुल घेरता है सर। तो इसका मतलब सर इसके पास में मास भी है और ये जगह भी घेरता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों का? मैटर बन जाएगा। तो आप अपने आसपास हर एक चीज़ देखो, हर एक चीज़ आपको मैटर दिखेगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मैं अगर कहीं पे बैठा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में मैंने जगह भी घेर रखी है और मेरा वजन भी है। तो दो चीज़ें होती हैं मैटर के लिए, है ना। तो मैटर की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग? एनीथिंग, है ना, एनीथिंग दैट हैव मास, कोई भी वो चीज़ जिसके पास में क्या होता है बेटा? मास होता है। दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। वो क्या करती है बेटा आप लोगों की? स्पेस ऑक्यूपाई अगर कर रही है, ठीक है, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो हम क्या कहते हैं बेटा कि वो आप लोगों का मैटर है। आप अपने आसपास हर एक चीज़ को देखो, उसके पास कहीं ना कहीं मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। ठीक है, हर एक चीज़ आपके पास में मैटर है। अब जब आप इस मैटर को अब जब आप क्या करोगे, इस मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक टाइम आपका ऐसा भी तो आएगा ना जब आप इसको नहीं तोड़ तोड़ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ चौक की, तो आप चौक को ब्रेक करते जाओ ब्रेक करते जाओ ब्रेक करते जाओ, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब आप चौक को नहीं तोड़ पाओगे। तो मतलब एक ऐसी स्टेट का आना जब आप मैटर को नहीं तोड़ पाते हो, है ना। तो सबसे छोटा जो हम लोग बोल रहे हैं ना मैटर को हम तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर, है ना। तो जब हम मैटर को क्या करते हैं बेटा, जब जब हम मैटर को ब्रेक करते हैं ना, तो हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द इस पहले के टाइम में ऐसा बोलते थे, है ना, कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन ब्रेकिंग द मैटर, यानी कि जब आप लोग क्या करोगे बेटा, मैटर को तोड़ोगे ना, जब आप मैटर को तोड़ोगे तो मैटर को तोड़ने पे जो सबसे छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा, उस सबसे छोटे पार्टिकल का क्या नाम होता है बेटा आप लोगों का? एटम नाम होता है। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो एटम वर्ड होता है ये बेसिकली ग्रीक में ना, ग्रीक में एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अटोमियो, है ना। बेसिकली ये जो ए वर्ड होता है ना बेटा, इस ए का मतलब होता है अन, है ना। और ये जो टॉमियो वर्ड होता है, टॉमी, टॉमी मतलब यहाँ पे कुत्ता नहीं है, टॉमी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये जो टॉमी वर्ड है ना, टॉम, टॉम का मतलब पता क्या है यहाँ पे? टॉम का मतलब है कट, यानी कि अनकटेबल, यानी कि जिसको आप लोग आगे क्या नहीं कर सकते बेटा? ब्रेक नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना बात को? जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वैसेक्टॉमी, यानी कि वास्ट ट्यूब को काट देना। ट्यूबेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब को काट देना। एनाटॉमी भी आपने सुना होगा, एनाटॉमी यानी कि बॉडी को काट देना। तो टॉमी वर्ड का मतलब कट होता है बायो की लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखो अटोमियो वर्ड का मतलब क्या आ रहा है? अटोमियो से ही ये वर्ड निकला है आप लोगों का एटम, यानी कि जिसको आप लोग क्या नहीं कर सकते? कट नहीं कर सकते, अनकटेबल होता है। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन ये किसने बताया था बेटा आप लोग को? ये बताया था जॉन डाल्टन ने। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वैसे मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, ऐसी बात नहीं है, बट आपने ये जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा होगा। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, उसमें उन्होंने ये बोला था कि एटम को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। बट मैं आपको ये बेसिक बताना जरूरी है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार बेसिक से पढ़ाना अच्छा रहता है हर बच्चे को, है ना। अब क्या हुआ कि इन्होंने तो बोला कि एटम को फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको पता है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। जैसे मैं आपको अगर बताऊं ना, तो इन्होंने क्या करा था कि ये जो आप लोगों का एटम था ना, इस एटम को भी हमने फर्दर ब्रेक कर दिया था। तो एटम को भी क्या कर दिया था आप लोगों ने? आपने नहीं किया था,
साइंटिस्ट लोगों ने ब्रेक किया था, फर्दर इनको क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया, एटम को 3 सब अटोमिक पार्टिकल में तोड़ दिया। सब अटोमिक पार्टिकल का मतलब समझ रहे हो? सब अटोमिक पार्टिकल का मतलब है कि एटम के भी पार्ट कर दिए। सब मतलब टुकड़े और अटोमिक मतलब एटम, तो एटम के भी पार्ट कर दिए। तो कुछ 3 सब अटोमिक पार्टिकल में तोड़ दिया एटम को, है ना। वैसे आज की तारीख में तो और भी तोड़े जा चुके हैं। तो सब अटोमिक पार्टिकल कौन कौन से बेटा आप लोग के? एक है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को आपको सबको पता है ई से डिनोट करते हैं इसको, और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना आप लोग का। एक सब अटोमिक पार्टिकल तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा सब अटोमिक पार्टिकल कौन सा होता है बेटा आप लोग का? प्रोटॉन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, और इसको पी से डिनोट करते हैं। और एक कौन सा होता है बेटा आप लोगों का? न्यूट्रॉन, है ना। तो जो आपका ये न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल ही होता है, इसके लिए एन से डिनोट करते हो, जीरो चार्ज इस पे होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एटम को भी हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। समझ पा रहे हो इस बात को? और ये डिस्कवरीज आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। तो बेसिकली आप लोग देख रहे हो ना कि हमने एटम को भी क्या कर दिया बेटा? फर्दर ब्रेक कर दिया। अब इन्होंने बोला कि चलो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते हैं ना, बट ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? मतलब इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? अब हम उस पर बात करेंगे। मतलब एटम ना एक्चुअल में दिखता कैसे है? एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, वो अलग अलग साइंटिस्ट अब बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको कौन सा मॉडल आता है बेटा? अब यहाँ पे आपको मॉडल ऑफ एटम पढ़ने हैं, और जो सबसे पहला मॉडल मॉडल ऑफ एटम आता है ना बेटा आप लोग का, वो आता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को ना बेटा प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। मैं बताता हूँ इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं। पहले तो आप लिख दो, पुडिंग का मतलब क्या होता है? पुडिंग का मतलब होता है खीर टाइप की, मतलब हलवा टाइप का, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। प्लम प्लम पुडिंग मॉडल। वैसे तो इसके पीछे की बहुत कहानी है बेटा, लेकिन जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल इतना ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री में नहीं लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? इन्होंने सिंपल सी बात बोली। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है ना, वो एटम आप लोगों का क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ऐसे इन्होंने बोला कि एटम क्या होता है सर? एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया? एटम बनाया। और ये एटम जो होता है ना आप लोगों का, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। मतलब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा आप लोगों का, वो पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है सर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक समान, है ना, एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये एटम बनाया है ना, इस एटम के अंदर ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है बेटा आप लोग का? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये कैसा है बेटा आप लोग का? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज जो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा आप लोग का, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने यही बात बोली। अभी फील करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट इनका लिखते हैं कि जो आपका एटम होता है ना, इन एटम इन एटम पॉजिटिव चार्ज, जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, इन एटम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब समझ गए ना आप लोग? एक समान रूप से। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मान लो कितने चार्ज आ रहे हैं, इतना सा आपने एरिया लिया ना, अब इतने एरिया में मान लो प्लस दो, देखो दो दो प्लस आ रहे हैं, तो इतना ही एरिया अगर आप और ले लोगे तो उसमें भी दो प्लस आएगा। उतना ही एरिया आप और ले लो तो उसमें भी दो प्लस आएगा। मतलब जितना भी एरिया आप ले रहे हो ना, उतने में दो प्लस ही आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ मैं, मतलब एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इन एटम क्या बोल सकते हो आप लोग? इन एटम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि जो आपका यूनिफॉर्मली जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज कैसा है यहाँ पे आप लोगों का? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि देखो एटम के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें ना थोड़ी बहुत जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन्स भी दिखेंगे ऐसे, इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या दिख जाएंगे बेटा आप लोग को? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हुए, एम्बेडेड मतलब बंधे हुए दिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर
इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आप लोग के वो इस स्फीयर में, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में बंधे हुए हैं। ठीक है, देखो इन्होंने ना इसको एक्चुअल में कौन से मॉडल से इसको कंपेयर करा था, इन्होंने बोला इसको आप वाटरमेलन मॉडल की तरह भी समझ सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ वाटरमेलन मॉडल का मतलब क्या होता है। देखो वाटरमेलन मॉडल का मतलब ये होता है, जैसे आपका देखो ना, वाटरमेलन में आपको देखो जो पूरा का पूरा आपका तरबूज है ना, उस तरबूज को आप लोग किसकी तरह कंसिडर करो, एटम की तरह। अब तरबूज के अंदर आप देखते हो ना, जो रेड पल्प होता है कि नहीं होता, लाल वाला पार्ट होता है, लाल है ना, तो जो आपका रेड वाला पार्ट होता है, तो उसको आप लोग समझो पॉजिटिव चार्ज की तरह। और उसपे जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं ना, उनको आप किसकी तरह समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल की तरह भी बोला जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब प्लम पुडिंग का मतलब क्या है भाई, खीर से भी इन्होंने इसको कंपेयर कर दिया कि जैसे मान लो ना, आपकी जो खीर होती है उसमें देखो खीर का जो पूरा वाइट वाला पार्ट है, जो उसमें दूध दूध है, वो तो पॉजिटिव चार्ज है। और उसमें जो आपके आमंड है या फिर आपका रेजिन है, ये जो आप लोगों के हैं ना, ये आपके किसके तरीके के हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ पा रहे हो बात को। तो ये थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम था, बट ये मॉडल ऑफ एटम आप लोगों का फेल हो गया था। फेल मतलब इसके ड्रॉबैक्स थे कुछ। अब बताता हूँ आपको ड्रॉबैक क्यों हुए इसके। फेल नहीं बोलता मैं कभी भी, है ना, क्योंकि यार साइंटिस्ट लोगों ने, भाई जे जे थॉमसन है ना, सर जे जे थॉमसन बोलते हैं, तो यार इन्होंने कोई डिस्कवरी करी है इलेक्ट्रॉन की, कम बड़ी बात थोड़ी ना। तो इसका ड्रॉबैक होता है ना, ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि हाँ वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सके। देखो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर सके एक्चुअल में, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सके। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, है ना। दे कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर सके। आप सोचो ना, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इतने पास पास रहेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर इतने पास पास रहे, तो क्या उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी रिपल्शन नहीं होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर इतनी दूर, मतलब सोचो ना, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कितने पास पास है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर इतने पास पास होगा, तो एक तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। समझ पा रहे हो ना बात को। और रिपल्शन होगा तो आपका जो एटम होगा ना, सोचो ये जब अगर अगर इनमें रिपल्शन होगा, तो अगर रिपल्शन होगा तो उसमें आप लोगों का ये जो एटम है, एटम आपका स्टेबल ही नहीं होगा। तो एक्चुअल में, और एक और चीज़ है कि अभी देखो, अभी हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो आप जब मैं आपको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझा दूंगा ना, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फेल क्यों हुआ था। ठीक है, या फिर ये ड्रॉबैक क्या थे इसके। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई ना, जेम्स जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए कोई प्लेस ही नहीं है। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को तो नहीं बता पा रहा है ये। और एक और क्या है यहाँ पे कि देर इज नो प्लेस फॉर न्यूट्रॉन। यहाँ पे देखो ना, न्यूट्रॉन के लिए कोई प्लेस ही नहीं है, देर इज नो प्लेस फॉर न्यूट्रॉन। समझ पा रहे हो बात को। तो यानी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन के लिए भी कोई प्लेस नहीं है। तो ये आपका सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम था, जो कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था, कि इन्होंने बताया था कि एक्चुअल में आपका जो एटम होता है वो दिखता कैसे है। ठीक है, अब इसके इनके बाद हमको पढ़ना है कौन सा मॉडल ऑफ एटम बेटा, दैट इज योर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोगों को जो मॉडल पढ़ना है यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल ही पढ़ना है, बट रदरफोर्ड का मॉडल कैसे पढ़ना है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था हमें। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। और इसमें इन्होंने क्या करा था, इनका एक्चुअल में अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अभी समझाऊंगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा, अल्फा का सिंबल ये होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था इन्होंने। स्कैटरिंग का मतलब मैं आपको बताऊंगा, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको ना यही समझाता हूँ कि आप बोल रहे होंगे सर ये आप अल्फा अल्फा बोल रहे हो, तो ये अल्फा क्या होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में ना हीलियम है। अब सबको पता है बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर। हीलियम का पहले सिंबल लिख लो, हीलियम का सिंबल क्या होता है, एच ई। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है कि नहीं होता। यस सर, तो हीलियम का सिंबल तो एच ई होता है, बट एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। अब मैं आपसे एक बेसिक सी बात पूछता हूँ कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये 2 क्या है बेटा, इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ना। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब अगर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आप बता सकते हो मुझे। यस सर, हीलियम के पास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसमें? तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, वो भी 2 होते हैं। और अगर मैं बात करूँ ना बेटा इसमें न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें 2 ही होते हैं, ठीक है? समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, अब एक चीज़ देखो ज़रा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है ना? मतलब हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हीलियम क्या करेगा आप लोगों का, अगर ये हीलियम क्या करे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे बेटा, डोनेट कर दें, तो अगर हीलियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ना, तो हीलियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पता है आप लोग का? हीलियम के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। अब देखो हीलियम के ऊपर +2 चार्ज कैसे आएगा? देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप नेगेटिविटी को हटाओगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ना। तो अगर वैसे ही ये हीलियम क्या करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दे, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोग का? पॉजिटिव चार्ज। अभी एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों डोनेट नहीं कर रहा? बेटा आप ये चीज़ होती है इनके मास पे। देखो मैं आपको बताऊं, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं ना, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और अगर मैं आपसे बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और अगर मैं चलो आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बता देता हूँ लगे हाथ, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है पता है? इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये 1.672 होता है, ये 1.674 होता है, इंटू में 10⁻27 kg। समझ पा रहे हो ना बात को? अब अगर आप ध्यान से देखो तो 10 की पावर, देखो -31 बड़ा होता है या -27 बड़ा होता है? ऑब्वियसली सर -27 बड़ा होता है ना आप लोगों का। भाई माइनस में जो वैल्यू आप लोगों की छोटी होती है ना, वो बड़ी होती है। तो देखो ना, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ पा रहे हो बात को? मतलब आप इमेजिन कर लो कि प्रोटॉन का मास एक हाथी का मास है और इलेक्ट्रॉन का मास एक चींटी का मास है। अब आप एक चींटी को इजीली फेंक लोगे या हाथी को इजीली फेंक लोगे? ऑब्वियसली सर चींटी को फेंक लेंगे हम तो, है ना? तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली इधर उधर भेज सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भेजना इतना पॉसिबल नहीं होता, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है? ये बात आपको समझ में आई, इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। तो जब हीलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नेगेटिविटी को अगर वो हटा रहा है तो पॉजिटिविटी आएगी ना। और हीलियम के ऊपर जब +2 चार्ज आता है ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज बोल सकते हो आप लोग? +2 चार्ज बोल सकते हो, क्योंकि हीलियम का +2 चार्ज आ रहा है ना, तो हीलियम का +2 चार्ज ही तो अल्फा पार्टिकल है। तो इसका मतलब हीलियम के ऊपर +2 चार्ज होता है आप लोगों का। समझे इस बात को? इसका मास भी बता सकते हो आप लोग। मास, देखो मास बड़ा इजी होता है। मास निकालने के क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ देते हैं। भाई हीलियम से तो बन रहा है ना अल्फा पार्टिकल, तो हीलियम के प्रोटॉन कितने? 2। और न्यूट्रॉन कितने? 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। और AMU लिखा जाता है बेटा। AMU का मतलब क्या होता है ना, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। देखो अगर कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये पेन है ना, तो इस पेन का मास आप ग्राम में लेते हो, किलोग्राम में लेते हो, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए इनका मास AMU में लिया जाता है। बहुत छोटी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको पता चल गया और अल्फा पार्टिकल का आपको मास पता चल गया, ठीक है? अब हम लोग करेंगे इसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो इन्होंने क्या करा, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, एक एक बात आपको समझ में आएगी, ठीक है? इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना यहाँ पे इस तरीके से एक लेड बॉक्स लिया, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे लेड बॉक्स लिया। अब आपका सवाल होगा कि सर लेड बॉक्स क्यों लिया? एक एक चीज़ बताऊंगा, सुनते जाना बात को। तो इन्होंने क्या लिया बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक लेड बॉक्स ले लिया। देखो लेड बॉक्स के अंदर इन्होंने एक्चुअल में डाला क्या था, लेड बॉक्स के अंदर ना इन्होंने एक्चुअल में डाला था एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब आपके माइंड में डेफिनेटली सवाल आएगा कि सर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है ना? तो इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया था बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया था, ठीक है? सब्सटेंस डाल दिया था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो बिस्मथ, BI इसका सिंबल होता है ना। अब देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जैसे देखो मान लो आपके पास में कोई एटम है ना, जैसे ये मान लो आपके पास में कोई एटम है ना? तो कोई भी एटम क्या होता है बेटा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एटम के अंदर क्या होता है, आप लोगों का न्यूक्लियस होता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एटम के अंदर क्या होता है, आप लोगों का न्यूक्लियस होता है। तो किसी भी एटम का जब न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना,
किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा जब हैवी हो जाता है, तो हैवी होने के बाद क्या होता है, वो ब्रेक होने लग जाता है, और जब वो ब्रेक होता है ना तो वो कुछ रेडिएशंस निकालता है। रेडिएशंस का मतलब क्या होता है, रेडिएशंस का मतलब होता है कि वो एनर्जी निकालता है, और उन्हीं एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं, जैसे वो रेडिएशंस एनर्जी निकालता है अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में, या बीटा पार्टिकल के फॉर्म में, या गामा पार्टिकल के फॉर्म में, है ना। तो ये आप लोगों की अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलते हैं आप लोग के, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब समझे ना आप लोग। देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब जब अगर जैसे कोई भी सब्सटेंस है ना, अगर उसका न्यूक्लियस हैवी हो जाता है तो ब्रेक होने लग जाता है और वो रेडिएशंस कॉज करता है, मतलब रेडिएशंस बाहर निकालता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा भी डिटेल में। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिविटी हट गई है आप लोग के चैप्टर से, पता नहीं यार, देख लेंगे। तो हुआ क्या, देखो लेड बॉक्स क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो लेड बॉक्स होता है ना बेटा, वो अल्फा पार्टिकल को क्या कर देता है, अल्फा पार्टिकल की जो रेडिएशंस होती है ना उनको एब्जॉर्व कर लेता है। मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स, देखो अल्फा पार्टिकल्स एकदम ये चाहता है कि अल्फा पार्टिकल, देखो इस बिस्मथ से क्या निकलेंगे बताओ आप लोग, कि अल्फा पार्टिकल ही तो निकलेंगे ना। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स आपके निकल रहे हैं ना बेटा, हम चाहते हैं कि सीधे सीधे जाएं एकदम, मतलब आप लोगों की एक लाइन में ये जाए, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन में, और कहीं ऊपर नीचे ना जाए। तो आप बोलोगे सर कि चलो यहाँ के पार्टिकल्स तो इन्होंने कॉज क्या कर दिए, यहाँ के पार्टिकल्स तो चलो लेड ब्रिक्स ने आप लोगों के एब्जॉर्ब कर दिए। तो लेड बॉक्स का क्या काम है, दे एब्जॉर्ब द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब जो इधर उधर अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं ना उनको एब्जॉर्व कर देंगे, बाकी अल्फा पार्टिकल सीधी सीधी लाइन में भेजेंगे, ठीक है। अब जो ऊपर नीचे अल्फा पार्टिकल जा रहे होंगे ना, उनके लिए हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे, उनके लिए हम लोगों ने लगा दी यहाँ पे लेड ब्रिक्स। तो इस तरीके से आप लोग क्या लगा सकते हो यहाँ पे, ऐसे लेड की ब्रिक्स लगा सकते हो, ठीक है। अभी लेड ब्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी लगाती हैं लेड ब्रिक्स, है ना। अभी लेड ब्रिक्स का काम क्या होता है, लेड ब्रिक्स क्या करती हैं बेटा, लेड ब्रिक्स आपके जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना उनको एक सीधी सीधी लाइन में कॉलिमेट कर देते हैं। कॉलिमेट का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल्स को एक सीधी सीधी लाइन में भेजना। देखो अल्फा पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे भी जा रहे होंगे, तो जो अल्फा पार्टिकल्स आपके ऊपर गए, जो अल्फा पार्टिकल्स नीचे गए, तो लेड ब्रिक्स ने उनको तो एब्जॉर्व कर दिया, और बाकी अल्फा पार्टिकल को सीधा सीधा भेज दिया। तो लेड ब्रिक्स का क्या काम होता है, दे कॉलिमेट द अल्फा पार्टिकल्स। कॉलिमेट का मतलब क्या होता है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को एक सीधी सीधी लाइन में भेजते हैं, है ना। दे कॉलिमेट द अल्फा पार्टिकल, क्यों अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं बेटा, एक सीधी सीधी लाइन में भेज देते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपके सारे के सारे अल्फा पार्टिकल एक सीधी लाइन में चले जाएंगे इस तरीके से। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल एकदम आप लोगों की सीधी लाइन में चले गए, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल आपके सीधी लाइन में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करा बेटा इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने लगाई एक गोल्ड फॉइल, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दी बेटा, एक गोल्ड फॉइल लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाई बेटा इन्होंने, गोल्ड फॉइल लगाई। गोल्ड फॉइल जो इन्होंने लगाई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर की थी। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर से भी पतला पेपर, टिश्यू पेपर से भी अगर आप पतला पेपर ले लोगे ना, उतनी पतली इसकी शीट बनाई गई थी, है ना। रदरफोर्ड भाई बहुत रिच आदमी थे, तो उन्होंने बोला चलो गोल्ड की फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड फॉइल तो समझते हो ना, जैसे सिल्वर फॉइल होती है, जैसे मम्मी वगैरह हमको खाना पैक करके देती हैं, जैसे गोल्ड की फॉइल भी होती है आप लोग की, है ना। तो गोल्ड फॉइल होती है एक थिन लेयर ऑफ एटम, ठीक है भाई। गोल्ड की अगर गोल्ड की फॉइल है तो उसमें क्या होंगे बताओ आप लोग के, एटम्स ही तो होंगे, है ना। गोल्ड की फॉइल्स में क्या होंगे बेटा आप लोगों के, एटम्स तो होंगे, ओके सर, एटम्स तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या करा बेटा इन्होंने, इस तरीके से एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी, ठीक है। इस तरीके से क्या लगा दी बेटा इन्होंने, यहाँ पे एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी, है ना। फोटोजेनिक स्क्रीन भी बोल देते हैं इसको। मैं समझाता हूँ फोटोजेनिक स्क्रीन का मतलब क्या होता है, फोटोग्राफिक, सॉरी फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक स्क्रीन। देखो फोटोग्राफिक स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका अल्फा पार्टिकल्स आया ना, और अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को चीरते हुए मान लो इस स्क्रीन पे अगर टकराता है, तो गोल्ड फॉइल पे जाकर के अगर अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे टकराता है ना, तो अगर गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद अगर स्क्रीन पे कोई अल्फा पार्टिकल टकराता है, तो हमें दिखना भी चाहिए ना वो अल्फा पार्टिकल। तो उसको देखने के लिए ही फोटोग्राफिक स्क्रीन लगाती है, क्योंकि फोटोग्राफिक स्क्रीन पे जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल पड़ता है, भाई अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है ना प्लस का 2 चार्ज, तो जैसे इस पे कोई चार्ज पार्टिकल पड़ेगा ना, जैसे इस पे अल्फा पार्टिकल पे मतलब अल्फा पार्टिकल इस फोटोग्राफिक स्क्रीन पे पड़ेगा ना, तो बेसिकली ये क्या करेगा, फ्लोरोसेंस क्रिएट करेगा। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है चमक पैदा करना। मतलब जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गिरा इस स्पॉट पे, तो इस स्पॉट पे आपको एक चमक देखने को मिलेगी। कितनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा, ओके सर। अब देखो
हमने क्या देखा यहाँ पे, अच्छा इन्होंने यहाँ पे डिटेक्टर भी लगा रखा था। डिटेक्टर का मतलब क्या होता है, डिटेक्टर लगा रखा था इन्होंने, या डिटेक्टर से बढ़िया पता क्या बोलो आप इसको, टेलीस्कोप बोलो, कि इन्होंने एक टेलीस्कोप लगा रखा था। सोचो ना, देखो चार्ज पार्टिकल है भाई साहब, अब चार्ज पार्टिकल पे अगर आप माइक्रोस्कोप लगाते तो माइक्रोस्कोप को तो आपको एकदम नज़दीक से देखना पड़ता है, तो आपकी आंख वगैरह में करंट चला जाता है। भाई चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल तो करंट वगैरह बनाते हैं, तो इन्होंने बोला टेलीस्कोप का इस्तेमाल करो, दूर पे रख करके काम करेंगे। समझ पा रहे हो बात को, मतलब दूर से ये काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को, आपकी मतलब आप जिस रूम में बैठे हो उसके बगल वाले रूम में ये काम हो रहा है और टेलीस्कोप से देख रहे हैं। टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देख पाता है ना। और ये टेलीस्कोप कैसा है बेटा आप लोगों का, आप इसको रोटेट कर सकते हो उस स्क्रीन पे, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो ये इनका बेसिकली असेंबली थी। पहले आपको बताओ इतनी असेंबली समझ में आई क्या? अगर आपको ये असेंबली समझ में आई, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होगा क्या। तो अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसके क्या, ऑब्जर्वेशन। पहले हम इसके ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिजल्ट क्या थे, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ दिस। देखो इन्होंने क्या देखा कि जो आपके मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब जो आपके मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे, वो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आप लोगों के सीधे सीधे निकल गए। मतलब अल्फा पार्टिकल्स आपकी गोल्ड फॉइल से टकराए, और अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद यहाँ पे जाकर के हिट करे होंगे और फ्लोरोसेंस क्रिएट करा होगा उन्होंने। पहले ऑब्जर्वेशन लिखो, फिर ऐसा क्यों हुआ मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखी हम लोगों ने, कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे ना बेटा आप लोग के, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या गए बेटा आप लोगों के, स्ट्रेट गए। अब ऐसा बोल सकते हो कि 90% अल्फा पार्टिकल्स ना आप लोगों के, इवन 90 से ज़्यादा ही बोलना चाहिए, 99 बोलो, 99% अल्फा पार्टिकल्स आपके एकदम सीधे सीधे चले गए। यानी कि गोल्ड फॉइल से वो टकरा के कहीं इधर उधर नहीं गए, सीधे के सीधे निकल गए आप लोगों के। चलो पहली ऑब्जर्वेशन समझ में आई आप लोगों को, कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराए और एकदम सीधे सीधे निकल गए। लेकिन हमने क्या देखा बेटा, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे अल्फा पार्टिकल्स देखो, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन हमने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट भी हो रहे हैं और यहाँ पे जाके टकरा रहे हैं, थीटा एंगल पे डिविएट होकर के वो आपके इधर जा रहे हैं। मतलब हमने क्या देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिविएटेड। कुछ अल्फा पार्टिकल्स भी क्या थे बेटा आप लोग के, डिविएटेड थे। पहले ऑब्जर्वेशन देख लो, फिर वो रिजल्ट तो मैं आपको बताऊंगा, रिजल्ट की टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिविएटेड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा आप लोगों के, डिविएट भी हो गए। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप लोग के डिविएट भी हो रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आप 8000 अल्फा पार्टिकल भेजो ना, तो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल गया, इस गोल्ड फॉइल पे टकराया और टकराने के बाद वापस आ गया। समझ पा रहे हो बात को, अब ध्यान से समझना। तो हमने क्या बोला, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिविएटेड एंड इन 8000, इस कितने कितने डिविएट हुए होंगे, 0.01 बोल लो आप, 0.01% अल्फा पार्टिकल्स आपके डिविएट हो गए। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है ना। अच्छा, जिस एंगल से वो डिविएट होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। मतलब अल्फा पार्टिकल्स आए, अगर सीधे सीधे निकल जाते तो फिर तो कोई डिविएशन नहीं है ना। बट अगर वो थीटा एंगल पे डिविएट करते तो उसको हम स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इन 8000 अल्फा पार्टिकल्स वन अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक। एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ बेटा आप लोगों का, बाउंस बैक हुआ। मतलब वो जैसा लड़ा वैसे ही वापस आ गया। समझ पा रहे हो बात को। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है पहले तो क्या बताओ आपको, पहले ऑब्जर्वेशन समझ में आई बेटा, क्या आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आई बेटा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके रिजल्ट क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ऑब्जर्वेशन तो बेटा आप लोगों ने पढ़ ली, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका रिजल्ट क्या है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी what are the result क्या रिजल्ट है बेटा आप लोगों के इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, सॉरी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों गए बताओ आप लोगों के। सोचो ना, जैसे मान लो ये गोल्ड की लेयर है ना आप लोगों की, मतलब गोल्ड की फॉइल है इस तरीके से। अब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, देखो अल्फा पार्टिकल्स के सामने अगर कोई चीज़ आती तो उससे टकराते वो, लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो आप लोग के सीधे सीधे जा रहे हैं ना। देखो ये गोल्ड फॉइल किससे मिलकर के बनी हुई है, एटम से मिलकर के बनी हुई है।
तो इसका मतलब अगर एटम के अंदर कुछ होता तो सारे अल्फा पार्टिकल्स आपके डिविएट होते कि नहीं होते बताओ। लेकिन हमने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं। यानी कि आप देखो ना, गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम है उस एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। भाई अगर एटम के अंदर कुछ होता तो अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या होते, टकरा के लड़के इधर उधर भागते। लेकिन मैक्सिमम तो सीधे सीधे जा रहे हैं ना आप लोगों के, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल देखो ना, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो पहला हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे बेटा, इसका पहला रिजल्ट हम लोग ये लिखेंगे कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो पहला रिजल्ट क्या लिखोगे बताओ आप लोग, कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। की जो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम होता है ना बेटा आप लोग का, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। यानी कि एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो आपके सीधे सीधे निकल गए ना। और अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल रहे हैं तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ है ही नहीं आप लोगों का। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट भी तो हो रहे हैं, है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आप लोगों के, डिविएट भी हो रहे हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये आपके पास में गोल्ड की फॉइल है और गोल्ड की फॉइल के अंदर एटम है। अब अल्फा पार्टिकल पे देखो पॉजिटिव चार्ज होता है ना आप लोग का, प्लस का 2 चार्ज, हीलियम का +2 चार्ज वाला ही तो होता है अल्फा पार्टिकल। तो देखो हीलियम के मतलब अल्फा पार्टिकल ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर अगर मान लो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता तो ये आप लोगों का देखो, ये अल्फा पार्टिकल जाता और इस नेगेटिव वाले चार्ज के अंदर समा जाता। भाई पॉजिटिव तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ आप लोगों का, यहाँ पे डिविएशन हो रहा है ना। और क्योंकि डिविएशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल मतलब जो आपके एटम है ना, एटम के अंदर भी कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। तभी तो अल्फा पार्टिकल जब इस पॉजिटिव से टकराया तब जाके आप लोगों का डिविएट हो गया, मतलब वो रिपेल हो गया। सोचो ना, जैसे अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराया तो वो आपका क्या हो गया, रिपेल हो गया। समझ पा रहे हो बात को। तो देखो मैक्सिमम तो है ही नहीं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे सीधे निकल गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप लोगों के क्या हो रहे हैं, डिविएट भी हो रहे हैं ना आप लोगों के। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके डिविएट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं क्या है आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज भी है। देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, देयर इज देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। एटम के अंदर क्या होता है बेटा आप लोगों का, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होता है इनसाइड द एटम। तो एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होता है आप लोगों का। लेकिन क्या वो पॉजिटिव चार्ज आपका हर जगह बिखरा होता है, नहीं। देखो ये जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा आप लोगों का, ये पॉजिटिव चार्ज अगर हर जगह बिखरा हुआ होता तो अल्फा पार्टिकल हर जगह से डिविएट हो रहे होते। लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे चले गए ना। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स आप लोगों का, सॉरी, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं बिखरा हुआ, वो कहीं कहीं पे है। समझ पा रहे हो बात को। और देखो एक अल्फा पार्टिकल गया और टकरा करके वापस भी आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका वो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज भी बहुत खतरनाक चार्ज है। सोचो ना भाई, अल्फा के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो अल्फा तो खुद में कितना खतरनाक है। तो अगर आप लोगों का देखो, वैसे तो एटम के अंदर मैक्सिमम कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिविएट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं बिखरा हुआ है, वो एक ही जगह पे है। और वो एक जगह पे वो पॉजिटिव चार्ज इतना खतरनाक है कि वो अल्फा पार्टिकल को सीधा बाउंस बैक भी कर दे रहा है। समझ पा रहे हो बात को। तो हम बोलेंगे कि देयर द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम, द पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम, एटम के अंदर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा आप लोगों का, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है बेटा, कि वो एक ही जगह पे सिमटा हुआ है ना, एक ही जगह पे वो सिमटा हुआ है। बहुत ज्यादा खतरनाक पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर। समझ पा रहे हो बात को। एंड दैट खतरनाक चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। दैट कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, है ना। एंड दिस कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस पॉजिटिव कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां से डिस्कवरी हो चुकी है बेटा आप लोगों की, इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो रिजल्ट है ना बेटा, वो रिजल्ट आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। बताओ क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, है ना।
अच्छा, कुछ बातें मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में और बता देता हूँ। वैसे मैं आपको इसको न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में वापस पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो बेटा, अगर न्यूक्लियस के बारे में मैं आपसे बात करूँ ना, तो चलो इसके बारे में हल्की फुल्की छोटी मोटी और बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। जो आपका न्यूक्लियस होता है ना बेटा, ऐसा आप मान सकते हो कि देखो, अभी हम रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम पढ़ने ही वाले हैं, पढ़ ही रहे हैं वैसे तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, न्यूक्लियस में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आप लोगों का? भाई, न्यूक्लियस के अंदर ना आपकी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आप लोगों का प्रोटॉन, है ना, और एक होता है आप लोगों का क्या? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर जीरो चार्ज। भाई, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता ना, वो तो जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। और इसके अगल बगल क्या होते हैं आप लोगों के? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा आप लोगों के? रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, और आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? अब देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है ना, मैंने आपको भी बताया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो कितना है, माइनस का 31, बहुत छोटा चार्ज है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी छोटे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो बड़े ही है ना आप लोगों के। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो कंसिडरेबली बहुत कम होता है। तो हम बोलते हैं कि एक एटम का जो मास होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेग्लिजिबल ही है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एटम का जो होल मास होता है, वो कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? वो न्यूक्लियस ही बना रहा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस फॉर्म न्यूक्लियस फॉर्म द होल मास ऑफ द एटम, यानी कि एटम का जो होल मास होता है ना बेटा, वो कौन फॉर्म करता है, कौन बनाता है? वो न्यूक्लियस ही बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्या होते हैं बताओ? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही होता है आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोटॉन होता है बेटा आप लोगों का, और ये जो आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन एक टर्म बोली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब आप लोग समझे? न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि जो आप लोगों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके न्यूक्लियॉन टर्म नाम दी जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप साइज ऑफ एटम आपसे कोई पूछे ना कि एटम का बताओ साइज कितना होता है, तो भाई साइज ऑफ एटम जो होता है ना बेटा आप लोगों का, आप बोल सकते हो कि एटम का जो साइज होता है ना, एटम का साइज आप लोगों का कंसिडरेबली कितना होता है आप लोगों का? तो एटम का जो साइज़ होता है, वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है बेटा आप लोगों का? तो सर, न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻15 मीटर होता है बेटा, ठीक है। मतलब देखो ना, 10⁻10 तो 10⁻15 से बड़ा है। तो आप एक चीज़ सोच सकते हो, देखो आप ऐसा सोचो, एटम क्या है? एटम एक फुटबॉल ग्राउंड है ना। और फुटबॉल ग्राउंड के बीच में अगर फुटबॉल रखी हुई है, तो पूरे फुटबॉल ग्राउंड का जो मास है, वो एटम का मास है। और एटम के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा ना, तो उस फुटबॉल का मास न्यूक्लियस का मास है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बताओ बेटा। अगर यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है, देन वी कैन मूव फर्दर। चलो, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई ना?